हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मातृ निदान, जो हमारा रह गया था, है ना। श्लोक नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। श्लोक नंबर 23 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो देखिए, इसमें आ जाइए आप लोग, 24 से आ जाइए। 24 में लिखा है, 24 में बेसिकली बताया क्या गया है, जो सन्निपात ज्वर था, जो सन्निपात ज्वर था उसकी साध्य असाध्यता, है ना, कि साध्य कब होगा, कृच्छ साध्य कब होगा, असाध्य कब होगा। तो ये बेसिकली उसके लक्षण बताए गए हैं। तो यहाँ जो है सन्निपातज की साध्य साध्यता का है, तो दो से विबद्धे नष्टो अग्नि सर्व संपूर्ण लक्षणा सन्निपात ज्वरो असाधे कृच्छ साध्यतो अन्यथा। तो देखो, एक जो क्वेश्चन आया था, दो से विबद्धे नष्टो अग्नि सर्वपूर्ण लक्षणा, किसका लक्षण है, ये पूरा कोटेशन उठकर आ गया था। तो ये पूछा जाता है, चरक चिकित्सा का कोटेशन लिया गया है। तो किसका लक्षण है, ये सन्निपात ज्वर के असाध्यता का लक्षण है। दोष और मल के विरुद्ध हो जाने पर, दो से विबद्धे मतलब यदि दोष जो है, मतलब मल और मूत्र जो हैं, दोष है, मल मूत्र है, जो भी है, वो अपने जो प्राकृत उनका प्रवृत्ति है उससे क्या हो जाए, विरुद्ध हो जाए, उसको नहीं निकल पाए, मतलब कॉन्स्टिपेशन भी हो गया है, यूरिन भी नहीं निकल पा रहा है, नष्टे अग्नि, अग्नि नष्ट हो जाए, भूख नहीं लग रही है, और अपने संपूर्ण लक्षणों से युक्त यदि सन्निपात ज्वर है तो वो क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। ठीक है। और यदि ये नहीं है तो फिर क्या बोला है, कृच्छ साध्य, मतलब साध्य तो होता ही नहीं है, या तो असाध्य हो जाएगा, यदि ये तीन लक्षण हो जाए, दो से विबद्धे, नष्टे अग्नि, सर्व संपूर्ण लक्षणा, और यदि ये नहीं है तो कृच्छ साध्य है। ठीक है। अब ये जो है काल मर्यादा बताइए, है ना, इसमें क्या बताइए, काल मर्यादा। काल मर्यादा मतलब कितने दिनों में सही होगा, कितने दिनों में नष्ट होगा। तो देखो, इसमें लिखा है सप्तमे दिवसे, है ना, सप्तमे दिवसे प्राप्ते दसमे द्वादशे अपि च पुनर्घोरम तरो भूत्वा प्रसमम याति हंति वा। तो देखो क्या बोला है इन्होंने, बेसिकली जो जैसे सप्तमे दिवस से प्राप्त है, ये किसके लिए आया है, वातज ज्वर के, मतलब वातज ज्वर जो होता है वो 7 दिन में, पित्तज ज्वर 10 दिन में, और कफज ज्वर जो है वो 12 दिन में प्रबल होकर या तो शांत हो जाएगा, पुनर्घोतो करो भूतवा प्रसमम, यदि पुनर्प्रबल होकर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, या फिर जो रोगी है उसको मार डालेगा। ठीक है, इन्होंने ये बताया गया है। देखो, यदि आपने धातुपाक और दोषपाक का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो रोग निदान में, है ना, दोषपाक होता है और धातुपाक होता है। तो यदि दोषपाक हो जाए तो रोगी क्या हो जाता है, रोग शांत हो जाता है, और धातुपाक हो जाए, है ना, दोषपाक यानी मलपाक, और धातुपाक हो जाए तो रोगी शांत हो जाता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हर सन्निपातज पर काम करता है। यदि 7 दिन में दोषों का पाक हो जाएगा तो रोग शांत हो जाएगा, पर यदि धातु का पाक हो जाएगा तो रोग ही शांत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पित्त में होता है 10 दिन में, और कफ में होता है 12 दिन में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो धातु पाक और दोष पाक पर निर्भर करता है। ये भी कई बार टिप्पणी में क्वेश्चन आ जाता है अपने यूजी एग्जाम में कि दोष पाक और धातु पाक क्या चीज़ होती है। तो यही वो चीज़ होती है, आप एग्जाम्पल ये वाला दे सकते हैं। ठीक है, फिर आता है अगला जो है धातुपाक के लक्षण क्या है, ये आपको पता है। धातुपाक के लक्षण लिख लीजिए आप यहीं साइड में। धातुपाक किसको कहते हैं, तो धातुपाक के कुछ लक्षण बताए गए हैं। धातुपाक के लक्षण लिखिए, साम अध्यमानो हृदय नाभि देशे गात्रेषु व पाक रुजावंतेषु पक्वेषु व तेषु रुजा ज्वारातः सा धातुपाकी तत्कथितो भीषक्वी। मतलब जो साध्य चीज़ें हैं वो हृदय, नाभि देश, गात्र में पाक और रुजा उत्पन्न करके पाक और रुजा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तेज ज्वर आएगा, सभी में पाक हो जाएगा। तो ये किसके लक्षण है, आपके धातुपाक के लक्षण है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके रोग निदान फर्स्ट का है। ठीक है, फिर आ जाएगा सप्तमी द्विगुणा चेव नवमे एकादशी तथेव चा ऐसा त्रिदोष मर्यादा मोक्षाय चा बधाय चा। देखो, कभी कभी ये बोल रहे हैं कभी कभी क्या बोल रहे हैं, सप्तमी द्विगुणा चेव चा, मतलब कभी कभी जो वात प्रधान 14वें दिन में, पित्तज प्रधान 18वें दिन में, और कफ प्रधान सन्निपात ज्वर 24वें दिन में उतरता है। यह त्रिदोष की मर्यादा होती है, इसमें रोगी स्वस्थ हो जाता है या मर जाता है। मतलब सप्तमी
मतलब 7+7, ये 7+7 मतलब वात जो है वो 14 दिन में, द्विगुणा मतलब 10 का द्विगुणा कितना होगा 18वें दिन, सप्तमी द्विगुणा मतलब 14वें दिन, नवमे एकादशी, नव में एकादशी मतलब 18वें दिन पित्तज ज्वर, ठीक है। और जो अपना कफत ज्वर है वो किसमें 24वें दिन में उतरता है। इसमें या तो त्रिदोष की मर्यादा खत्म हो जाती है तो मोक्ष हो जाएगा, या वो मर जाएगा, ज्वर मोक्ष हो जाएगा, या रोगी मर जाएगा, है ना। कभी कभी का इन्होंने एक अलग कंडीशन दे दी है इसके साथ, ठीक। अब जो अगला है सन्निपाते ज्वरे आंते कर्ण मूले सुदारुणः सोतः संजायते तेन कश्चित में प्रमुच्यते। ये क्या बताया गया, उपद्रव्य बताया गया है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सन्निपात ज्वर का उपद्रव्य क्या है, तो कर्ण मूल में सोत हो जाना इसका उपद्रव्य है, ठीक है। तो देखो उपद्रव्य का एक कंडीशन होती है, यदि उपद्रव्य रोग के आदि में उत्पन्न हो तो साध्य होता है, यदि रोग के मध्य में उत्पन्न हो तो कृच्छ साध्य होता है, और यदि उपद्रव्य अंत में उत्पन्न हो तो क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाता है, ठीक है। यही ये बताया है, ठीक। अगला देखिए, देखो किंचित देव प्रमुच्यते एक कोटेशन है। कर्णमूलक शोथ जो अपने मम्स है ना, कर्णमूलक शोथ यदि मॉडर्न में अपन कोरिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मम्स की बात की है इन्होंने यहाँ, ठीक है। तो जो मम्स होता है ना वो इन्होंने बताया कि कहीं साध्य होता है कहीं असाध्य होता है, ठीक है। किंचित देव प्रमुच्यति से यहाँ इन्होंने कोटेशन लिया है कि किंचित देव प्रमुच्यते मतलब कुछ ही लोग इससे मुक्त हो पाते हैं, किंचित देव प्रमुच्यते का मतलब यहाँ ये है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक पे आइए। नेक्स्ट श्लोक पे जो दिया गया है कुछ अलग से कोटेशन दी गई हैं। तो ये जो बेसिकली है ना सन्निपात ज्वर के भेदों का वर्णन किया है कि त्रयः कूपितः दोषा उरः स्रोत अनुगामिनः आम अभिवृद्ध्या ग्रंथि बुद्धिर इंद्रिय मनोगता जयंती महाघोरम अभिन्यास ज्वरम दृढ़म श्रुते नेत्रे प्रसुप्तः सा अन्य चेष्टा किश्चितं दिहते ना च दृष्टि भवेत् तस्य समर्था रूप दर्शने ना घ्राणं ना च संस्पर्शं शब्दं नावेव बुध्यते शीर्षो लोठयते अभीक्षणम् आहारं ना अभियानंदी कुज्यति तुध्यते चेव परिवर्तन मिहते अल्पम प्रभाषते किंचित अभिन्यास च उच्यते प्राख्यता च भूयता किंचित देव सिद्ध्यति। कई बार ना जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं श्लोक्स में से उठकर आ जाते हैं, है ना। तो ये जो इसमें बताया गया है ना ये हम थोड़ा डीप में पढ़ रहे हैं। जो अभिन्यास ज्वर के बारे में बताया गया, इसमें जो बताया गया है किसकी बात हो रही है, अभिन्यास ज्वर की बात हो रही है, ठीक है। अभिन्यास ज्वर की बात हो रही है जो सन्निपातज में आता है। इसमें ये बोला है कि तीनों प्रकार के दोष उरहा प्रदेश में जाकर, ठीक है, आमा अभिवृद्धि बहुत अधिक मात्रा में दोषों से वृद्धि होकर बुद्धि इंद्रिय मनोगता बुद्धि यानी मन और ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव उत्पन्न करके महाघोर अभिन्यास ज्वर को उत्पन्न करते। तो महाघोर व्याधि किसको बोला है, अभिन्यास ज्वर को बोला है। तो इसकी संप्राप्ति ये हो जाएगी, ठीक है। यदि कभी बार पूछा जाए कि अभिन्यास ज्वर क्या है तो इसकी संप्राप्ति ये कि तीनों प्रकार के दोष उरहा प्रदेश में जाकर दोषों की अतिवृद्धि होने पर बुद्धि एवं इंद्रियों में बुद्धि इंद्रिय मतलब अपनी ज्ञानेंद्रिय और मन को क्या करते हैं, प्रभाव डाल के अभिन्यास नामक महाघोर ज्वर उत्पन्न करते हैं। तो इसके लक्षण देखिए, इसके लक्षण क्या है अभिन्यास ज्वर के, कानों में सुनाई नहीं देता, श्रुते नेत्रे प्रसुप्ति स्नान चेता किंचित दिहते, कानों से सुन नहीं सकता, आँखों से देख नहीं सकता, कोई चेष्टा प्रिय नहीं होती, ठीक है। उसका क्या दृष्टि रूप देखने में समर्थ नहीं होती, गंध घ्राण ज्ञान स्पर्श ज्ञान शब्द सभी नष्ट हो जाते हैं, शीर्षो रोचते बार बार सिर को इधर उधर पटकता है, अभीक्षण आहारम आहार की इच्छा नहीं होती, कुज्यते तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है एक बार AIPGT में आया था, कुंजति तुध्यते चेब परिवर्तन हिते किसका लक्षण है, तो अभिन्यास जो है कबूतर के समान घुरघुर करता है, शरीर में तुध्यते यानी शरीर में चुभने जैसी पीड़ा होती है, बार बार चेवम परिवर्तन में होते बार बार परिवर्तन मतलब अपनी जो स्थिति रहता है उसमें करवट बदलता रहता है, ठीक है। अल्पम प्रभाषते बहुत कम बोलता है, इस प्राख्यात भूयता किंचित देव सिद्ध्यते इसको क्या बोलते हैं, अभिन्यास ज्वर बोलते हैं। इस अवस्था से पीड़ित
बहुत कम बच पाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, असिद्ध्यति, मतलब इसको असाध्य रोग कहा गया है। तो ये किसके बारे में बात हुई, अभिन्यास ज्वर के बारे में बात हुई। ठीक है, इसके बाद जो है अगला टॉपिक आइए, इसके बाद जो है हम बात करेंगे आपके आगंतुक ज्वरों की। ठीक है, यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहे हैं, आगंतुक ज्वर स्टार्ट हो रहे हैं। आगंतुक ज्वर में सबसे पहला जो ज्वर बताया गया है, अभिघात, अभिचार, अभिशाप, अभिसंग, आगंतुक जार्यते, दोष यथाचा विवाद्यते। अभिघात, अभिचार, अभिशाप और अभिसंग, ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, आगंतुक ज्वर होते हैं। इसमें कारण अनुसार दोषों की कल्पना करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो आगंतुक ज्वर में पहले क्या होता है, यदि देखा जाए आगंतुक ज्वरों में पहले टाइम यदि देखा जाए ना, पहले मन व्यथित होता है। ठीक है, इसलिए को आगंतुक बोलते हैं, और फिर दोष दूषित होंगे। ठीक है, और विषम ज्वर की बात की जाए या ज्वर की बात की जाए तो विषम ज्वर में पहले दोष दूषित होते हैं और फिर मन व्यथित होता है। तो ये बेसिक अंतर होता है। ठीक है, तो देखो इसने बोला है स्यावाश्यता विस्कृते तथा अतिसारम एव चा भक्ता रुचि पिपासा चा तोदस्य सह मूर्छया। विषम ज्वर में मुख का वर्ण, विषजन्य ज्वर में क्या हो जाता है, मुख का वर्ण स्याव हो जाता है, रोगी को क्या होता है, अतिसार होगा, आरुचि हो जाएगी, पिपासा होगा, सुई चुभने की पीड़ा, मूर्छा। ये किसका ज्वर है, विषजन्य ज्वर का है। ठीक है, विषजन्य ज्वर का लक्षण है। औषधि गंधज मूर्छा, औषधि जन्य ज्वर के औषधि के गंध से यदि कोई मूर्छा आ जाए तो क्या होती है, मूर्छा होगा। ज्वर आ जाए तो सिर में वेदना होगी, वमन होगा, छवतु होगी। कामच का लक्षण क्या हो जाएगा, चित्त विभ्रंश, तंद्रा, आलस्य, भोजनम। चित्त में विभ्रंश होगा, तंद्रा होगी, आलस्य होगा, भोजन में इच्छा नहीं होगी, हृदय में वेदना होगी और हाथ पैर सूख जाएंगे। सिंपल, यदि आपका ब्रेकअप हो जाए या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो उसका क्या होगा भाई, चित्त विभ्रंश होता है। ऑफकोर्स आपको वहीं इच्छा लगी रहेगी। दिन भर रात भर फ़ोनों पे बात करोगे तो तंद्रा होगी, आलस्य होगा। रात में जगोगे, सुबह नहीं खाना खा पाओगे तो भोजन की इच्छा नहीं होगी, या वो नहीं खाया है, उसका फ़ोन नहीं आया, क्या कर रहा है, किसी लड़की के साथ तो नहीं है। तो ये सब आपको क्वेरी हो जाएगी, हृदय में वेदना रहेगी। आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, मतलब पहले भी ये सब होता था, अभी का नहीं है ये। ठीक है, अब ये है प्रलाप ज्वर। प्रलाप ज्वर, शोक ज्वर, इनमें क्या होता है देखिए, भय प्रलाप शोकस्य भवेत कोपस्य बपेथु अभिचार अभिशाप मोह तृष्णा चा जायते। मतलब भयज और शोकज ज्वर में प्रलाप होता है। ये क्वेश्चन आया है कि प्रलाप किसका लक्षण है। ठीक है, कोपजन ज्वर में कंपन्य भी होगा, गुस्से में आपने देखा है कि लोग कांपने लगते हैं। अभिचार और अभिशाप में मूर्छा एवं तृष्णा होती है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी किसी ना किसी उसमें पूछी जाएगी। ठीक है, भूता अभिसंग उद्गेदो हास्य रोदनम कंपनम काम क्रोध भयादु क्रोध पित्त त्रयो मरहा। मतलब भूख अभिसंग, भूत लग गया है तो ज्वर में क्या हो जाएगा, कभी भी रोने लगेगा, कभी हंसने लगेगा, कंपन हो जाएगा, तो इसका तो आप टिक लगा दोगे। ठीक है, काम शोक भयो क्रोध, ये क्या होते हैं, त्रिदोषज बताए गए हैं। और जो इसमें काम शोक भय, देखो काम शोक भय वायु क्रोध पित्त त्रयोमला। मतलब जो काम शोक और भय ज्वर होते हैं, ये क्या होते हैं, वात प्रकोप होता है। इनमें क्या होता है, वात का प्रकोप बताया गया, ये वायु से होते हैं। क्रोध वाला किससे होगा, पित्त से होगा, पित्त प्रकोप से होगा। और भूताभिसंग जो रहेगा उसमें क्या होता है, त्रिदोषज होता है। वो क्या होता है आपका, त्रिदोषज बताया गया है। इस लाइन का ये मतलब है सीधा सीधा। ठीक है, अच्छा भूत का मतलब क्या है, भूत का मतलब देखा जाए जीवाणु है ना। अपन यदि मॉडर्न से कोरिलेट करें तो इसको काय से कोरिलेट किया गया है, जीवाणु से कोरिलेट किया गया है। ठीक है, यह जो साइकोजेनिक अपना फीवर होता है ना, साइकोजेनिक फीवर से इनको कोरिलेट किया गया है। कई बार क्या होता है, कोई लोगों को बुखार आता रहता है और कोई कारण नहीं मिलता, तो साइकोजेनिक भी होता है, फिर उनको अपन को नींद की गोली वगैरह देनी पड़ती है। ठीक है, अब अगले
भूताभिष्यन कुप्यंती भूत सामान्य लक्षण, इसमें बताया गया भूताभिष्यन तीनों दोषों से होता है और इसमें भूत के सामान्य लक्षण जैसा भूत हो, मतलब यदि जिसका जो कारण हो, जो साइकोजेनिक कारण हो, वैसा ही उनका लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक है, अब जो अगले इस पे आइए, अगले जो है, अगले पे क्या बताया गया है, विषम ज्वर का। यहाँ से जो है किसका वर्णन है, विषम ज्वर का वर्णन है। विषम ज्वर की डेफिनेशन दी है, जो कहाँ से ली गई है, सुश्रुत उत्तर स्थान से ली गई है। ये आप, यदि आपके पास माधव निदान होगी मधुकोश व्याख्या, तो उसमें ये दिया गया है कहाँ से कौन सा रेफरेंस लिया गया है ना। तो विषम ज्वर की सबसे पहले जो विशेषता होती है ना, वो तो होती है विषमो विषम आरंभ, है ना। कोई काल, कोई कारण, कोई भी सचेत उसका डिसाइड नहीं होता है, सब कुछ विषम होता है ना। इर्रेगुलर फीवर भी बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर फीवर। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया कालो अनुसंगवान। ठीक है, ये दो इसकी विशेषताएं होती है। तो आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं अपन। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, दोषो अल्पो अहित संभूतो दोषो उत्कृष्ट वा पुनः धातु अन्यतम प्राप्तम करोति विषम ज्वर। जो आरंभ से ही, जिसका आरंभ अल्प दोष अथवा ज्वर के छूट जाने पर अवशिष्ट अल्प दोषों मिथ्याहार विहार के पुनः प्रकोपित होकर रस आदि धातुओं को भी प्राप्त करे, उससे विषम ज्वर उत्पन्न होता है। मतलब दोष अल्पो अहित संभूत, दोष क्या हो गए, अल्प मात्रा में थे, अहित संभूत, आपने अहित आहार विहार का सेवन किया, ज्वरो उत्कृष्ट वापुन, जिससे ज्वर पुनः उत्पन्न हो गया। कहाँ थे ये जो दोष, कहाँ थे, धातु, और जो धातु में प्राप्त होकर पुनः उत्पन्न होती है, धातुम अन्यतम प्राप्तम करोति, और ऐसे ज्वर को क्या बोलेंगे, विषम ज्वर बोलेंगे। ठीक है, यदि मॉडर्न के अनुसार देखा जाए ना, तो इन ज्वर को इंटरमीडिएट ज्वर बोलते हैं, है ना, इंटरमीडिएट फीवर बोलते हैं। इंटरमीडिएट फीवर क्या होता है, जिसमें जो टेम्परेचर होता है ना, वो इंटरवल के साथ बढ़ता है ना। कोई भी एक इंटरवल के साथ, या तो वो क्या होगा कुछ घंटों में, या कुछ भी एक पीक पे जाएगा और फिर वो नॉर्मल पे आएगा। ठीक है, नॉर्मल पे आएगा और पीक पे जाएगा, फिर नॉर्मल पे आएगा, पीक। तो इंटरमीडिएट फीवर जो रहता है वो ये कहलाता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, जितने भी इंटरमीडिएट फीवर पाए जाते हैं ना, वो कोई ना कोई इन्फेक्शनियस डिसीज़ में पाए जाते हैं। जैसे मलेरिया सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे होता है, क्लिनिकल हिस्ट्री पे होगा, ब्लड कल्चर से होगा, ब्लड काउंट से होगा, और यदि अपन को तब भी समझ नहीं आ रहा है, फिर आपको एक्सरे और एब्डोमेन सोनोग्राफी पे जाना पड़ता है। ठीक है, आप नीचे वाले उस पर आइए, यहाँ क्या बता रहे हैं, टाइप ऑफ विषम ज्वर। है ना, टाइप ऑफ विषम ज्वर। आइए देखो इन्होंने क्या बोला है यहाँ, बेसिकली ना 5 भेद बताए। कितने भेद बताए हैं, 5 भेद बताए हैं। कौन कौन से, संतत, सतत, अंत्यधुक, तृतीयक और चतुर्थक, है ना। तो संतत को देखिए पहले, संतत रस रक्तस्य सो अन्येधु पिश्चित आश्रिता मेदो गत तृतीय आहि त्वम अस्ति मज्जगतः पुनः कुर्यात चतुर्थक घोरमांतम रोग संकरम सप्ताह वा द्वादशा वा द्वादश अहम तथापि वा सतत अन्यतो अविसर्गी स्यात् संततः स निर्गन्ते। इसमें इतने क्वेश्चन हैं आपकी, यदि काय चिकित्सा पे आप चाहे AIPGT देख लो, चाहे UG एग्ज़ाम देखो, चाहे PG एग्ज़ाम देखो, चाहे वाइवा देखो, इसमें से करीब 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो बहुत इसी में कंफ्यूज करता है आपको जो एग्जामिनर होता है, और यहीं से आपका पूरा डायग्नोसिस यहीं से आप सीखोगे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, जब दोष रस और रक्त धातु में हो तो संतत ज्वर है। ठीक है, सबसे पहले संतत ज्वर की बात करें, इसमें दोष कहाँ होंगे, रस और रक्त धातु में।
जब दोष, जैसे संतत रस रखते तो अंत्यधु पिश्चित आसिता। पिश्चित किसका पर्याय है? मास का पर्याय है ना, सॉरी। संतत और सतत होगा रक्त धातु में। अंत्यधुक होता है आपके मास धातु में। पिश्चित मास का पर्याय होता है, ठीक है, मास धातु में यदि रस है तो। और तृतीयक, तृतीयक किस में होगा? मेद धातु में। और चतुर्थक ज्वर कहाँ होता है? अस्थि और मज्जा में। अस्थि और मज्जा में यदि दोष आ गए हो तो ये पता है धातु अन्यतम प्राप्तम करोति, तो कौन सी धातु में कब दोष आएंगे? तो यदि दोष आपके रस धातु में ही है तो संतत ज्वर होगा, यदि रक्त धातु में है तो सतत ज्वर होगा, यदि आपके दोष मास धातु में पहुंच गए तो अंत्यधुक ज्वर होगा, यदि आपके दोष मेद धातु में पहुंच गए तो तृतीय ज्वर होगा, अस्थि और मज्जा में चतुर्थ ज्वर होगा। तो ये ज्वरों का इन्होंने डिवाइडेशन किया है। और रोग संकर, रोग संकर किस में होता है? रोग संकर होता है चतुर्थ ज्वर में, और ये सबसे घोर और उपद्रव युक्त ज्वर होता है, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने टाइम बताया, ये तो इन्होंने धातु बता दी, अब बताया है टाइम। तो सप्ताह वा दासहम वा द्वादशा अहम तथापि वा संततो आयतो आविसर्गे स्यात् संतता च निगद्य अहोरात्रे सत्यतो दो कालो अनुवर्तने अंत्यधुत वा अहोरात्रम एक कालम प्रवर्तते त्रियकम त्रियते अहि चतुर्थो अहि चतुर्थकः केश्चित् भूत अभिसंगोत भ्रुवते विषम ज्वरम। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, जो लगातार 7 दिन 10 दिन या 12 दिन चलता रहे उसे सतत ज्वर होते। किस दिन? 7 दिन 10 दिन या 12 दिन चले तो सतत ज्वर है। जो 24 घंटे में एक बार आए, ठीक है, 24 घंटे में कितने बार आए? सॉरी 2 बार आए, मतलब 12-12 घंटे चले, वो कौन सा ज्वर है? सतत ज्वर है। जो 24 घंटे में एक बार आए, ठीक है, आज 10 बजे आए तो दूसरे दिन 10 बजे आए तो वो क्या है? अंत्यधुक ज्वर है। प्रति तीसरे दिन, पहले दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, प्रति तीसरे दिन आने वाला ज्वर कौन सा होता है? तृतीयक। और चौथे दिन आने वाले ज्वर को चतुर्थक बोलते हैं, ठीक है। तो तृतीयक जो होता है वो एक दिन छोड़कर आता है, याद रखना, ठीक है, मतलब आज आया तो कल नहीं आएगा, तो एक दिन 2 दिन फिर तीसरे दिन आएगा, ठीक है। और ये 2 दिन छोड़ के आता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो गया है? काल मर्यादा बताइए। फिर ये बताया है केश्चित भूत अभिसंगो भ्रुवते ज्वर। कुछ विषम ज्वर, कुछ विद्वान विषम ज्वर का कारण क्या मानते हैं? भूत अभिसंग मानते हैं। भूत अभिसंग मतलब जीवाणु, जो मलेरिया बोला गया है ना, मलेरिया के कारण को ही क्या मानते हैं? विषम ज्वर मानते हैं। अगला आ जाइए, अब यहाँ टाइप ऑफ विषम ज्वर बताए हैं। टाइप ऑफ विषम ज्वर मतलब तृतीयक के कितने टाइप के होते हैं? तो कफ पित्त त्रिकधारी प्रस्ताव कफ वातात्मक कफ वात पित्त सिरोग्राही त्रिवित त्रिका। जो त्रियक ज्वर होता है ना वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पहले कफ पित्तज जो त्रिक प्रदेश में होता है, ठीक है, कफ पित्त त्रिकधारी। दूसरा क्या हो जाएगा? वात कफ जो कहाँ होता है? पृष्ठ प्रदेश में होता है। और वात पित्त कहाँ होता है? सिरोग्राही होता है। तो जो 3 टाइप के होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके तृतीयक ज्वर के 3 टाइप बताए। चतुर्थक ज्वर के इन्होंने कितने टाइप बताए हैं? 2 टाइप बताए हैं। जंघा में हो जो कफज होता है, ठीक है, और जो सिर में हो वो कहाँ होता है? आपका अनिल से होता है। तो जो यदि जंघा में है तो वो कौन सा है? जंघा वाला कफज है, कफज चतुर्थ ज्वर है। और यदि वात प्रधान है तो सिरो प्रदेश में वेदना होकर जो ज्वर करेगा वो कौन सा होता है आपका? सॉरी, वात प्रधान ज्वर होता है। तो यहाँ टाइप बता दिए गए हैं इर्रेगुलर फीवर के। तो देखो अब हम लोग ये समझेंगे कि जो संतत सतत ज्वर थे वो बेसिकली मॉडर्न के अनुसार किससे कोरिलेट किए गए हैं, है ना। अभी तक हम इसी टाइप से पढ़ के आ रहे हैं कोरिलेट करते हुए। तो देखो एक और मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। विषम ज्वर
एव अन्य चतुर्थक विपर्य सा मध्य ज्वरता ही आदवान्ते चमुच्यति। चतुर्थक ज्वर का विपर्य भी बोला गया है। चतुर्थक विपर्य भी विषम ज्वर का एक परिणाम होता है। किसने बताया है? चरक ने बताया है। इसके अनुसार मध्य के 2 दिन आपको फीवर आएगा, ठीक है, और मध्य के पूर्व दिन और अंत में फीवर नहीं आएगा। तो ये जो चतुर्थक विपर्य है ये किसने बताया है? आपके चरक ने बताया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा मॉडर्न से कोरिलेट कर देते हैं। और इसके बाद जो है, इसके बाद क्या बताया गया है? इसके बाद वात बलासक ज्वर की बात की गई है ना। ये तो अलग ही टॉपिक रहेगा। पहले हम विषम ज्वर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मॉडर्न के अनुसार देखें ना, तो जो संतत ज्वर होता है, संतत मतलब अपने रस धातु में है, 7 दिन 10 दिन में जा रहा है, तो ये किस में होता है? आपके टाइफॉइड फीवर में, है ना। टाइफॉइड फीवर को आप मान सकते हो, डेंगू, मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, और फंगल डिसीज़ के कारण। फंगल डिसीज़ के कारण जो फीवर होते हैं ना, वो सब संतत होते हैं, कंटिन्यू बने रहते हैं, ठीक है। तो ये सब फीवर आपके संतत ज्वर में आएंगे। सतत ज्वर में क्या होता है? मतलब 24 घंटे में 2 बार आता है। तो बेसिकली जो अपना दोनों कॉज हो जाते हैं इसमें, इन्फेक्शनियस कॉज भी होता है, नॉन इन्फेक्शनियस कॉज भी होता है, जैसे वायरल, ठीक है, बैक्टीरियल, जितने भी पैरासाइटिक, ये सब क्या हो जाएंगे आपके संतत ज्वर में भी आता है। और जो इम्यून मेडिएटेड जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो रहते हैं, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, न्यूप्लाज्म में, ठीक है, ब्लड कैंसर वगैरह में, हाइपर सेंसिटिविटी में, ये सब क्या होते हैं? सतत ज्वर आते हैं, ठीक है। अंतर्युक्त ज्वर किस में आते हैं? अंतर्युक्त ज्वर का यदि कोरिलेशन किया जाए ना, इसका क्या था डेफिनेशन? 24 घंटे में 1 बार आता है, ठीक है। कहाँ इसकी धातु है? मांस धातु है। तो यदि इस कैरेक्टरिस्टिक को अपन कोरिलेट करें तो ये किस में आता है? ये आता है टीबी में, ठीक है। 24 घंटे में 1 बार आएगा, रात की रात में, है ना। सेप्सिस में, जब भी आपको सेप्सिस हो तो भी आपको 24 घंटे में 1 आध होता है। काला जार में, ठीक है, रेड वाइट फीवर में भी इसी टाइप का फीवर आता है। तो ये जो फीवर होता है ना, ये अंतर्युक्त से कोरिलेट किए गए हैं, ठीक है। तृतीयक ज्वर किसको बोलते हैं? ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कई बार वाइवा में और आपको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना आपको ये चीज़ समझनी है, तो वो अंतर्युक्त में जो काढ़ा दिया है वो आप टीवी में दे सकते हो, ठीक है। तृतीयक ज्वर में क्या होता था? तीसरे दिन आता था, है ना, तीसरे दिन आ रहा है। इसको कोरिलेट कैसे करेंगे अपन? फीवर्स ऑकर्स आफ्टर द इंटरवल ऑफ द 2 days, है ना, 2 days का इंटरवल है और फिर तीसरे दिन आ रहा है। तो जो अपना टिपिकल ये किस में आता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो मलेरिया के 4 टाइप होते हैं, तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाला मलेरिया होता है और प्लाज्मोडियम ओवेल वाला मलेरिया जो होता है, उनमें तृतीयक ज्वर ही आता है, ठीक है। चतुर्थ ज्वर कौन सा होता है? चतुर्थ ज्वर 4th डे आएगा, है ना। इसको कोरिलेट करते हैं प्लाज्मोडियम मलेरी से, ठीक है। और फैल्सीफेरम तो आपका वो होता है, ठीक। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट होता है ना, वो ट्यूबरक्लोसिस में, मलेरिया, सेप्सिस, काला जार, इन सब में इंटरमीडिएट, तो इन सबको विषम ज्वर में रखा जाता है। अब जो अगला है, यहाँ से जो बताया गया है ना, यहाँ हमारा कंप्लीट होता है विषम ज्वर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वात बलासक ज्वर ना। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे ना। होप सो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा ज्वर कंप्लीट करें। तो ज्वर थोड़ा बड़ा है, इसके 2-3 पार्ट बनेंगे, 74 तक है ये ना। तो इसके बाद जो है हम एक एक दिन में एक एक डिसीज़ कंप्लीट करते चलेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा हूँ। जो भी आपकी क्वेरी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।